लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे कि भाई जब सिंपल सॉल्ट्स कंबाइन होते, कोऑर्डिनेशन जैसे स्टार्ट ही किए थे, है ना, ठीक। तो दो या दो से अधिक सिंपल सॉल्ट्स कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, एडिशन कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। अब ये एडिशन कंपाउंड्स दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है। एक एडिशन कंपाउंड ऐसा होगा कि जिसको जब आप डिज़ोल्व करोगे पानी में, ठीक है, तो पानी में डिज़ोल्व करने पर वो अपने सभी रिस्पेक्टिव आयंस में टूट जाएगा, है ना, और वो सॉल्यूशन उसमें प्रेजेंट हर पॉसिबल आयन के लिए टेस्ट देता है, ठीक है। तो जब सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन में हर एक आयन प्रेजेंट है ना, मतलब वो हर पॉसिबल आयन का टेस्ट दे रहा हो, ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि वो एक कंप्लीट कंपाउंड पूरी तरह से कंप्लीटली पानी में डिसॉल्व करने पर टूट गया है, ठीक है। सारी बात समझ में, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, अब अगले जो एडिशन कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना, सारी बात समझ में। तो एक एडिशन कंपाउंड जो कंप्लीटली टूट जाते हैं उनको कहा गया डबल सॉल्ट, है ना, जिसमें एग्जाम्पल में था आपका मोर सॉल्ट, कार्नेलाइट, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन लेते हैं, है ना, तो दूसरा टाइप हो जाएगा बी में, ठीक है ना, ठीक है, कॉम्प्लेक्सेस, ठीक। अब देखो बच्चा, ये जो कॉम्प्लेक्सेस भी है ना, ठीक, तो ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं ये भी एक तरह के एडिशन कंपाउंड है, मतलब ये भी दो या दो से अधिक छोटे छोटे आयनिक कंपाउंड्स को या दो से अधिक छोटे छोटे सिंपल सॉल्ट्स को मिलाकर बनाए गए होंगे, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स हैं वो भी एक तरह का एडिशन कंपाउंड है और जो डबल सॉल्ट्स है वो भी एक तरह के एडिशन कंपाउंड है। बस दोनों में फ़र्क क्या होता है, तो डिफरेंस जस्ट इतना है कि जो डबल सॉल्ट्स हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाते हैं पानी में घोलने पर, है ना, उसके सारे आयंस का टेस्ट हमें मिलता है, ठीक। और ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं या तो डिसोसिएट नहीं होते हैं और डिसोसिएट होते भी हैं तो डिसॉल्व करने पर ये पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, ठीक है ना। तो डबल सॉल्ट में हम लोग, ठीक है, क्या समझे थे कि भाई कंप्लीट सारा आयन में वो डिसोसिएट कर गया। कॉम्प्लेक्स के लिए क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट हमारा डेफिनेशन का ही है, ठीक बेटा प्लीज, है ना। द एडिशन कंपाउंड्स which, है ना, either which either dissociate partially, है ना, which either dissociate partially, है ना, ठीक। क्या कह रहे हैं, द एडिशन कंपाउंड विच आइदर डिसोसिएट पार्शियली, वो एडिशन कंपाउंड जो कि या तो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, ठीक है, और डू नॉट डिसोसिएट, या तो वो पार्शियली डिसोसिएट होंगे या तो डिसोसिएट होंगे ही नहीं, ठीक है। And the solution, and the solution does not give positive test for all the ions, है ना, ठीक है। when dissolved in water, ठीक है, is known as complexes, ना बच्चा।
तो डबल सॉल्ट अपन उसको कहते थे जो पानी में डालने पे पूरी तरह टूट जाए और उसका सॉल्यूशन हर आयंस के प्रेजेंस का पॉजिटिव टेस्ट दे, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक, और अगर ऐसा कंपाउंड हो जो कि या तो पार्शियली टूटे या तो टूटे ही ना और उसका एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, हर एक आयन का कंप्लीट पॉजिटिव टेस्ट ना दे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो एडिशन कंपाउंड्स वो होते हैं जो एक या एक से अधिक सिंपल सॉल्ट्स को कंबाइन करके बनाए जाते हैं। ये एडिशन कंपाउंड दो प्रकार के हो सकते हैं, एक जो कि पानी में डालने पर अपने सारे रिस्पेक्टिव आयंस पे टूट जाए, है ना, जो कि हो गया डबल सॉल्ट, और एक जो कि या तो पार्शियली टूटे थोड़ा बहुत या तो टूटे ही ना, उसको क्या बोल देंगे, कॉम्प्लेक्स बोल देंगे। क्लियर है मामला। अब देखो अगली बात, ठीक, जैसे हमने डबल सॉल्ट में एग्जाम्पल लिए थे, है ना, दो एग्जाम्पल मैंने लिया था, कार्नेलाइट और मोर सॉल्ट, है ना। ठीक है, ये दो ही याद रखोगे तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। ठीक है, बट मोर सॉल्ट को तो जरूरी है ऐसे याद रखना। ठीक है, अब देखिए अगला एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं कि यहाँ पे भी मैं दो सिंपल सॉल्ट्स लेता हूँ। ठीक है, एक सिंपल सॉल्ट है हमारे पास KCN और दूसरा है FeCN। ठीक है, एक सिंपल सॉल्ट में ले रहा हूँ KCN, पोटेशियम साइनाइड। ठीक है, आई बात समझ में। अब एक मैंने लिया KCN, ऐसे भी लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि CN माइनस तो यूनिवेलेंट होता है ना यार, तो ऐसे मैं ले लिया 4 KCN मान लो। ठीक है, और FeCN होल 2 ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि आयरन की वैलेंसी कितनी होती है, Fe+2। ठीक, तो एक मैं ले रहा हूँ आयरन साइनाइड मतलब फेरस साइनाइड। ठीक है, और एक दूसरा मैं ले लेता हूँ पोटेशियम साइनाइड। ठीक है, तो एक हो गया आपके पास KCN और दूसरा हो जा रहा है FeCN होल 2। दिस टू आर द सिंपल सॉल्ट्स, केटायन और एनायन। ठीक, अब ये दो सिंपल सॉल्ट जो हैं इनको मिला दो। ठीक, अब ये मिलने के बाद क्या बनाएंगे, ठीक है, अब ये मिलने के बाद ऐसा है कि भाई ये 4K+ बाहर रह गया जो कि केटायन की तरह काम कर रहा है, और ये जो आयरन है, आ रही बात समझ में। ठीक है, ये आयरन क्या कर रहा है, अपनी वैलेंसी बढ़ा रहा है। ठीक है, वैलेंसी बढ़ाना छोड़ो, गलत बात बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, वैलेंसी तो वही रह रही है फिलहाल के लिए, बट बढ़ भी सकती है क्योंकि वेरिएबल वैलेंसी है। आयरन क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स बना रहा है। ठीक है, तो आयरन क्या करेगा, ये Fe 4CN ये वाले और 2CN ये वाले, तो ये क्या कर लेगा, FeCN6 बना लेगा। आई बात समझ में। ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये एक तरह का क्या बनाया, कॉम्प्लेक्स बनाया। और ये जो कॉम्प्लेक्स है जब तुम इसको पानी में घोलोगे तो क्या मिलने जा रहा है यार, 4K+ मिल जाएंगे एक्वस में, और FeCN होल 6, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 4+ मिल जाएगा, तो सॉरी माइनस, हाँ ठीक है ना, ये एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक, तो मेन मुद्दा क्या है कि जब आप इसके डबल सॉल्ट बना रहे थे, दो सॉल्ट को मिला के जब डबल सॉल्ट बना रहे थे, तो वो डबल सॉल्ट को पानी में डालने पे हमें सारे आयंस मिल रहे थे। यहाँ पे जब हमने कॉम्प्लेक्स बनाया और इसको पानी में डाला तो हमें सिर्फ एक K+ मिल रहा है और एक कंप्लीट आयन मिल रहा है। यहाँ आपको ना आयरन का Fe2+ मिल रहा है ना CN- मिल रहा है। जैसे समझो बात को यार, हमने डाला क्या, पोटेशियम साइनाइड, हमने यूज़ किया फेरस साइनाइड। ठीक है, तो जब हमने पोटेशियम साइनाइड और फेरस साइनाइड को यूज़ किया तो हमें क्या क्या मिलने थे, पोटेशियम मिलना था, साइनाइड मिलना था, आयरन के कैटायंस मिलने थे। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ कैटायन किसका मिला, पोटेशियम का। आई बात समझ में। तो यहाँ पे ये एक ऐसा कंपाउंड बना, एक ऐसा एडिशन कंपाउंड बन रहा है जो कि या तो पार्शियली डिसोसिएट होगा या तो डिसोसिएट नहीं हो रहा है। यहाँ पे पार्शियल डिसोसिएशन है। अरे बात समझ में। तो इसको हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे, ये हो गया कॉम्प्लेक्स। कोई दिक्कत है ना, नोट करिए। अब देखो, अभी मैंने कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना नहीं सिखाया, IUPAC ने नहीं सिखाया। ठीक है ना, अगर फिर भी बोलोगे इसका नाम क्या, तो मैं IUPAC के हिसाब से नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, कॉमनली कॉल्ड
पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये IUPAC नेम नहीं है ना, नाम इसलिए बता रहा हूं कि भैया कि ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड क्या एक कॉम्प्लेक्स है ना, तो कुछ भी एक नाम रहेगा तो समझना आसान होगा। लिखिए। अब देखो यार, अब थोड़ा सा मैं इसको और इलैबोरेट कर रहा हूँ, ठीक। अब यार ये तो एक आयन है, ये टेस्ट देगा, यहाँ पे हमें पोटेशियम आयन का टेस्ट मिल जाएगा, है ना। लेकिन ये क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स है ना, मतलब जो एनायन है वो एक कॉम्प्लेक्स एनायन है, ठीक। तो अगर इसको ढंग से देखना चाहो तो ये है क्या, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा इलैबोरेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये एग्जैक्टली है क्या, आयरन सेंटर पे, आयरन सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है। और इसमें 6 साइनाइड्स जो हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं समझो बेटा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा या फिर कार्बन के पास भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है Cn माइनस में, हाँ। तो क्या है मामला कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, समझ पा रहे हो बात को। तो आयरन के साथ ये Cn कोऑर्डिनेट बनाया, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, ठीक है। साइनाइड के बारे में एक स्पेशल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे कि भाई साइनाइड जो है वो एम्बीडेंटेड लिगेंड है, मतलब इसका 2 एटम है कार्बन और नाइट्रोजन, ये दोनों तरफ से बॉन्ड बना सकता है, मतलब दोनों एटम कैपेबल हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। ऐसे न्यूक्लियोफाइल के केस में भी पढ़ते कि एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है, ऑर्गेनिक में पढ़े हम, है ना। अब देखो, अब मामला क्या है, इसके साथ साथ CN6 है ना जी, तो ये एक ऑक्टाहेड्रल टाइप का कॉम्प्लेक्स बना दिया क्या, है ना। और इसमें ऑक्टाहेड्रल ही तो है, और इसमें ओवरऑल चार्ज कितना है 4 माइनस चार्ज, ठीक। तो ये इस तरह का कॉम्प्लेक्स है, ठीक। यहाँ पे आयरन को अपन बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम, और ये जो Cn है, इस Cn को कहा जाता है लिगेंड्स, इसको क्या कहते हैं जी, लिगेंड्स कहते हैं। और आयरन क्या है यहाँ पे, सेंट्रल मेटल एटम, CMA बोलेंगे, है ना, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक। ऐसे लिगेंड के बारे में और भी आगे पढ़ेंगे, बहुत तरह के लिगेंड्स, बट एक इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने बता दिया कि हाँ भैया इसको क्या बोलेंगे, लिगेंड्स बोलेंगे। तो लिगेंड्स वो एटम्स होते हैं या वो ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो अपने 2 के दोनों इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को देते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। आई बात समझ में। सेंट्रल मेटल एटम वो मेटल एटम होता है जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं और वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये हो गया कॉम्प्लेक्स जो कि इनकम्प्लीटली टूटा, ये आयन अलग हुआ, ठीक है। इतनी बात समझ में आती, ठीक। अब आगे देखिएगा, इन कॉम्प्लेक्सेस को 2 कैटेगरीज में बांटा गया, ठीक है ना। ये कॉम्प्लेक्सेस 2 टाइप के होंगे। पहला टाइप है होमोलेप्टिक, ठीक। अगर हम होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें एक ही तरह के लिगेंड्स हो, जैसे ये वाला होमोलेप्टिक है, इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, लिगेंड के तौर पे सिर्फ साइनाइड है, कोई दूसरा लिगेंड नहीं आया, ठीक है। तो अगर हम होमोलेप्टिक की बात करते हैं तो आपको सिर्फ क्या मिलने जा रहा है, एक ही तरह के लिगेंड्स मिलने जा रहे हैं। आ रही बात सुन, कोई दिक्कत इसमें। तो आगे देखो यार, ठीक। तो होमोलेप्टिक पहला पॉइंट डिफाइन ही कर लेते हैं, द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड in which, ठीक है, only one type, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही ना, only one type of ligand is present। समझ में आई बात है ना जी, जिसमें सिर्फ एक तरह का ही लिगेंड प्रेजेंट होगा
उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, होमोलेप्टिक बोल देते हैं। ठीक, तो जिसमें एक तरह का ही लिगेंड सिर्फ प्रेजेंट होगा उसे कह दिया गया होमोलेप्टिक। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, Cu, ठीक है, NH3 होल 4 SO4। ठीक है, अब यार ये तो आयन है, ये लिगेंड नहीं है, समझ रहे बात को, ये तो इस कॉम्प्लेक्स के साथ आयनिक बॉन्ड बनाए हुए है ना। ठीक, जब इसको पानी में डालोगे तो क्या मिलने जा रहा है, CuNH3 होल 4, इस पे चार्ज ओवरऑल कितना आएगा बेटा, +2, और ये क्या हो जाएगा, सल्फेट SO4 2-। ठीक है, अब इसका अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो नीचे एकदम बीच में कॉपर, सेंट्रल मेटल एटम, और ये 4 NH3 होंगे। ठीक है, ये स्क्वायर प्लानर जैसे बन रहा है, ऐसे ही स्क्वायर प्लानर बनेगा या टेट्राहेड्रा बनेगा या ऑक्टाहेड्रा, वो तो VBT का कंसर्न होगा, बट फिलहाल मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ ताकि हम लिगेंड और CMA को पहचाने खाली। ठीक, तो ये NH3 क्या है जी बच्चा, ये लिगेंड है, और ये क्या है जी, CMA है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई इसमें लिगेंड्स जो है ना, लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, और ये इस तरह से है, समझना बात को, है ना, ऐसे है, और इसमें ओवरऑल कितने चार्ज है, 2+, और इसके साथ आयनिक बॉन्ड बना के कौन है जी, SO4 2-। सर SO4 का भी स्ट्रक्चर बना देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है ना जी, ये हुआ SO4 2- ना यार, रेजोनेंस होता है इसमें। ठीक, तो ये हुआ SO4 2-। ठीक, तो ये SO4 2- इस कॉम्प्लेक्स के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है, आयनिक बॉन्ड बना के जुड़ा हुआ है, जो कि पानी में डालने पर हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से अलग अलग हो गया, है ना। तो जो लीगेंड है, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, जहां कोवेलेंट बॉन्ड है, वो कौन सा है, NH3 है। ठीक है, तो लीगेंड सिर्फ NH3 NH3 और NH3 है। तो जब एक ही तरह के लीगेंड हो किसी कॉम्प्लेक्स में तो हम उसको क्या बोलते हैं, होमोलेप्टिक। आए बात समझ में, और जहां डिफरेंट हो जाएंगे वो हेट्रोलेप्टिक हो जाए, नोट करो। ठीक, अब देखो ऐसे बहुत रेयर चांस है, कई जगहों पे कुछ रेयर केसेस में, है ना, इस कॉम्प्लेक्स का एक कॉमन नेम है, स्विजर सॉल्ट बोलते हैं इसको, लिख ही लो। ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगा बट ठीक है। द कॉम्प्लेक्स है ना, हेट्रोलेप्टिक में, द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन विच क्या हो जाएगा भाई, है ना, 2 और मोर देन 2 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट, है ना, 2 या 2 से अधिक प्रकार के लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे। The complex compound in which 2 or more than 2 ligands are present, ठीक, are known as, क्या बोलते हैं जी, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, है ना, उसको अपन कह देंगे हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक, एग्जाम्पल में समझ में आ रहा है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक,
CO NH3 होल 2 ले लिए, H2O ले लिए, ठीक है, और Br ले लिए, ठीक है ना। तो CO NH3 होल 2 H2O और क्या ले लिए, Br ले लिए। अब देखो यार, कोबाल्ट जनरली +3 शो करना चाहता है, ठीक है, कोबाल्ट जनरली क्या शो करना चाहता है, +3 शो करना चाहता है। तो एक नेगेटिव चार्ज आने की वजह से, ठीक है, इसमें ओवरऑल +2 चार्ज हो गया होगा, ठीक। तो यहाँ पे एनायन में ले लेता हूँ Cl2, SO4 भी ले लेते तो कोई दिक्कत नहीं था, Cl2 ले लिया मैंने, 2 यूनी नेगेटिव एनायन ले लिए, ठीक। अब देखो इसमें क्या है, अगर इसको पानी में डालोगे तो भैया ये डिसॉल्व करने के बाद ये CO NH3 होल 2 है ना जी, ये क्या हो जाएगा यार, वाटर H2O, ये हो गया Br। इसमें कितना चार्ज आएगा, और साथ में एनायन जो अलग हो जाएगा, 2 को Cl माइनस है ना, तो 2 Cl माइनस ये अलग हो गया एनायन, ठीक। तो जब हम कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, ठीक है, तो ये जो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बना है इसमें बेटा कोबाल्ट हो गया सेंट्रल मेटल एटम, ठीक। अब देखो जब इसमें तुम H2O, ठीक है, NH3 और Br की बात कर रहे हो, ठीक, तो यार कुल मिला के 4 है, ठीक। 2 में मान लो यहाँ, ठीक है, NH3 आ गया, एक में क्या आ जाएगा और एक में क्या आ जाएगा, समझ पा रहे हो बात को, ठीक। और ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, 2+ चार्ज हो जाएगा, और इसके साथ है ना आयनिक बॉन्ड बना के कौन जी रहा है, Cl माइनस जी रहा है, समझे बात को। तो यहाँ पे जो लिगेंड कौन कौन है, अमोनिया है, वाटर है, ब्रोमीन है, सब अलग अलग प्रकार के लिगेंड्स है ना, ठीक है। तो मतलब अलग अलग जगह से इसको दान मिला है ना, डेटिव बॉन्ड बोलते हैं, डोनेट हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, तो अलग अलग लिगेंड्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे, तो ये कौन सा हो गया, हेटेरोलेप्टिक, ठीक, क्लियर है, लिख लो। हाँ जी, लिगेंड हमेशा ब्रैकेट के अंदर होगा, कौन सा तो है, तो ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, लिगेंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है वो लिगेंड है, बताएंगे अभी कौन वाला, हाँ अभी थोड़ा सा सब्र करो, ठीक है। अब देखो यार, अगर मैं ऐसा कर देता, ठीक है, कि इसको 3 कर देता, इसको 2 कर देता, समझना मेरी बात को, इसको 3 कर दिया, इसको क्या कर दिया, 2 कर दिया, ठीक, 2 वैलेंसीज और बढ़ गए, तो क्या कोबाल्ट के साथ वो पॉसिबिलिटी है, जी हाँ पॉसिबल है। अभी भी देखो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रह गया है, क्योंकि अमोनिया और वाटर के बढ़ने से उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अमोनिया वाटर दोनों ही न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, ठीक है। तो अगर ये दोनों भी आ जाए तो अब ये क्या करेगा, ऑक्टाहेड्रल ये भी बना सकता है, ठीक। एक अमोनिया यहाँ ले लो, समझ रहे हो बात को, ठीक, और क्या हो जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल इधर से ले लेंगे, कोई डिफरेंस नहीं, समझे बात को, ठीक। तो मेन मुद्दा हमारा यहाँ पे क्या है कि भाई ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें सेम टू सेम एक जैसे ही लिगेंड्स हों उनको क्या बोलेंगे, होमोलेप्टिक, और जिसमें डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड्स हो जाएं उसको क्या बोल देंगे, हेटेरोलेप्टिक बोल देंगे, ठीक। चलो भाई ऐसे, अब देखो मैंने इसको ऑक्टाहेड्रल क्यों बनाया, ठीक है। अभी के लिए तो भैया हमें होमोलेप्टिक हेटेरोलेप्टिक समझना है,
बट मेन मामला क्या है ना कि कोबाल्ट जनरली क्या बनाता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है, इसलिए मैंने उसको पूरी तरह से सही कर दिया। कोई दिक्कत? ठीक। अब देखो यार, पहला हमने देखा एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक डबल सॉल्ट होता है और एक कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्सेस दो तरह के होते हैं, होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब अगला हम लोग देखेंगे, जो बात में ये बच्चा भी कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है, उसी चीज़ को लेके आते हैं कि भैया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो पहला हमने स्टार्ट किया था टर्मिनोलॉजी, ठीक है। टर्मिनोलॉजी में मैं बस दो ही बातों को कंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा टॉपिक लिख लेना, ठीक है। दूसरा टॉपिक हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब देखो यार, डबल सॉल्ट के बारे में आपने को कुछ पढ़ना नहीं है, अपना चैप्टर सीधा सीधी है कॉम्प्लेक्स के बारे में, ठीक है। है ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन, ठीक। है ना, पॉइंट बाय पॉइंट में लिखते जाऊंगा, ठीक। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, उसे कहा गया है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है उसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक। नेक्स्ट, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है उसको हम बोलते हैं काउंटर आयन, ठीक है। जैसे यहाँ पे सल्फेट है काउंटर आयन, यहाँ पे क्लोराइड है काउंटर आयन, ठीक है ना। तो पूरा लिख रहा हूँ, आउटसाइड दी स्क्वायर ब्रैकेट, इसको क्या कह दिया गया, काउंटर आयन। अब समझना बच्चा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी कैटायन और एनायन हो सकता है और काउंटर आयन भी कैटायन और एनायन हो सकता है। जैसे पोटेशियम वाला जो केस था उसमें काउंटर आयन कैटायन था, K4 जो अलग हुआ है ना, तो वो क्या था, काउंटर आयन पोटेशियम था, कैटायन था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो काउंटर आयन क्या है, समझ रहे बात को, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स भी कैटायन एनायन हो सकता है और काउंटर आयन भी कैटायन और एनायन हो सकता है। अब देखो खाली ध्यान क्या रखना है, जो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है वो काउंटर आयन है, ठीक है। हाँ, कैटायंस होंगे तो पहले लग जाएंगे और एनायंस होंगे तो बाद में लगेंगे, क्योंकि इनऑर्गेनिक का रूल क्या कहता है कि भैया कैटायन पहले लिखते हैं हम लोग, NaCl कहते हैं, Cl Na नहीं लिखते हैं, है ना, ठीक। चलो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अगर कहीं पे आयनाइजेशन स्फीयर देखो लिखा हुआ तो कंफ्यूज मत होना, वो काउंटर आयन ही है, ठीक। तीसरा, कॉम्प्लेक्स के अंदर तुम्हें अगर ऐसा देखा हुआ मिले, अगर कॉम्प्लेक्स को ध्यान से देखो तो ऐसा दिखेगा, ML X इज एनी नंबर प्लस माइनस n, ठीक। तो ये M क्या है, ये CMA है और ये L क्या है, समझ में आया विवेक,
ठीक। तो ये M क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, और L क्या है, लिगेंड है। K3FeCN6, ठीक। ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। अब अगर इसको देखा जाए तो भाई ये K3 क्या है, काउंटर आयन है कि नहीं जी? ये पूरा क्या है जी, ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, तो ऐसा कह सकते हैं कि K3 जो है वो आयनाइजेशन स्फीयर है ना, और बाकी का जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पूरा कॉम्प्लेक्स है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ठीक है, इसमें और Cn जो है वो लिगेंड्स है। ठीक। हाँ, अब इसमें क्या कह सकते हैं कि इसमें जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो एनायनिक है, और इसमें जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो केटायनिक है। इसका जो आयनाइजेशन स्फीयर है वो केटायंस है, और इसका जो आयनाइजेशन स्फीयर है वो एनायन है। ठीक। अब देखो बच्चा, SO4 क्या है, काउंटर आयन है। कोई दिक्कत? SO4 2- काउंटर आयन बनेगा यहाँ पे। ये वाला पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कॉपर, हाँ वेरी गुड। और NH3 क्या हो गया भाई, क्या लिख दिया? आदत हो गया कि जिंक के साथ क्लोरीन तो ZnCl2 लिखो। ठीक है, अब देखो यार, जिंक मैक्सिमम क्या होगा, +2 चार्ज। अब इसके साथ 4 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, तो चलो इसको तोड़ लेते हैं थोड़ा। ये हुआ ZnCl4, ओवरऑल क्या होगा, -2। इधर पे बेटा Pt NH3 Cl2, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, +2। अब देखो, मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिए अलग अलग, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन समझाने के लिए। फ़र्क क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो समझ में आया। यहाँ पे काउंटर आयन, ठीक है, केटायन है और स्फीयर एनायन है। यहाँ पे काउंटर आयन क्या है, एनायन है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर केटायन है। यहाँ पे केटायन और एनायन दोनों ही क्या है, कॉम्प्लेक्स है, दोनों ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे दोनों के दोनों केटायन और एनायन दोनों ही क्या हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ठीक है, जिसमें कि ये भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, जिसमें यहाँ पे पोटेशियम जो है वो सेंट्रल मेटल एटम है, NH3 और Cl2 क्या है, लिगेंड्स हैं। यहाँ पे जिंक क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, और यहाँ पे Cl4 क्या है, लिगेंड है। बात समझ में आया? तो जरूरी नहीं है कि जो फ्री आयन होगा, है ना, अरे बात समझो, वही एनायन की तरह स्टेबलाइज होगा। 2 कॉम्प्लेक्सेस टुगेदर कंबाइंस टू फॉर्म अ सॉल्ट। ठीक है, अरे बात समझ में, एनायन भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, केटायन भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है।
अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे, ठीक है। अगर आपने इस टॉपिक को समझ लिया तो आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, ठीक है, जिसको कहते हैं लिगेंड्स, ठीक है। लिगेंड्स किसे कहते हैं? ऐसे स्पीसीज, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम, है ना, जो कि क्या करे, सेंट्रल मेटल एटम को दो के दोनों इलेक्ट्रॉन दे दे, बॉन्ड पेयर वाले, है ना, ठीक। उसे हम लोग क्या कह देते हैं? लिगेंड कह देते हैं, ठीक। आज मैं सिर्फ लिगेंड को जो बेसिक है डेफिनेशन पॉइंट्स वो पढ़ा दे रहा हूँ। टाइप्स ऑफ लिगेंड हम लोग अगले क्लास से स्टार्ट करें, ठीक। हाँ, क्या लिखा? हाँ, क्या स्पेलिंग क्या? LIGND स्टिक पर, हाँ, एस की जगह गैंग हो गया था क्या? ठीक है, अब भाई स्पेलिंग ध्यान में नहीं रहता यार, ठीक है। अब देखो, तो भाई लिगेंड्स क्या होंगे? ऐसे स्पीसीज, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम जिसका काम क्या होगा भैया? जो डोनेट करते हो दोनों शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। द स्पीसीज ना, क्योंकि वो एनायन, कैटायन, न्यूट्रल कुछ भी हो सकता है, तो स्पीसीज लिखा, ठीक है ना, ठीक। द स्पीसीज which donates both the shared pairs of electrons to the central metal, ठीक है। तो ऐसे स्पीसीज जो दो के दोनों ही इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन, है ना, तो शेयर्ड पेयर के दो के दोनों ही इलेक्ट्रॉन जो सेंट्रल मेटल एटम को देते हों, ठीक है, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? लिगेंड्स कहते हैं, ठीक। अगला मामला क्या है? ठीक, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। अब देखो कुछ बेसिक बातें मैं अभी बता देता हूँ। अब क्या है कि लिगेंड्स एनायनिक भी हो सकते हैं, कैटायनिक भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। न्यूट्रल जैसे अमोनिया अपना लोन पेयर दे दिया, ठीक है ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये कैटायनिक भी हो, एनायनिक भी हो और न्यूट्रल भी हो, कोई दिक्कत, ठीक। अब देखो पहली बात, O सफिक्स इज प्रोवाइडेड टू द नेम ऑफ एनायनिक लिगेंड्स, ठीक है, ऐसे करके O लिखते हैं, है ना। O सफिक्स is provided for the name of anionic ligands, ठीक है। जैसे बच्चा Cl माइनस है ना, क्या लिखेंगे? क्लोरिडो, है ना। Cl माइनस क्या लिख देंगे? क्लोरिडो, है ना। अब बात समझ में, Br माइनस है तो ब्रोमीडो, है ना, ठीक है। आगे बात समझ में,
क्या हुआ जी बबुआ ऋषभ? नेक्स्ट है ना, अगर कैटायनिक लिगेंड होगा तो क्या लिखेंगे? ईएम, है ना। तो ईएम सफिक्स is provided for the name of कैटायनिक लिगेंड्स। अब एक बात समझना यार सर, लिगेंड्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं और उनको सिर्फ शेयर नहीं करना है, दोनों इलेक्ट्रॉन देने हैं, ठीक है। तो जनरली कैटायनिक लिगेंड्स होने की संभावना बहुत कम होती है। जो पहले से गरीब दुखिया हो क्या दान करेगा, है ना, ठीक है। तो कैटायनिक लिगेंड्स बहुत कम है, बहुत रेयर है, ठीक है। और कैटायनिक लिगेंड से बना हुआ कॉम्प्लेक्स हमें इस साल तो नहीं पढ़ना है, ठीक है, मतलब इस सिलेबस में नहीं है, जो आपका जीई का सिलेबस है, 12th का सिलेबस है, उसमें नहीं है, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे, ठीक है, कि भाई अगर एनायन हुआ है ना तो लिगेंड का नाम क्या हो जाता है? लास्ट में हम क्या लगा देते हैं? ओ, ई हटा के ओ लगा देंगे। अगर कैटायन हुआ तो ईएम लगा देंगे, ठीक, कोई दिक्कत है ना। अब समझना, अगर पॉली नेगेटिव वाले हैं, ठीक है, जैसे नाइट्रेट है ना, आई बात समझ में। तो अगर पॉली नेगेटिव वाले हैं तो फिर क्या करते हैं, ठीक, जैसे अगर कहीं पे बच्चे तुमको दिखा 8, ठीक है, कहीं पे क्या दिख रहा है? 8 दिख रहा है, ठीक है। तो इसके लिए लिखेंगे 8O। 8 अगर नाइट्रेट है ना, नाइट्रेट अगर लिगेंड की तरह है तो नाइट्रेटो, ठीक है। सल्फेट, तो सल्फेट अगर लिगेंड की तरह है तो सल्फेटो, ठीक है ना। तो 8 हो जाएगा 8O। लाइक अगर आइट है तो I2, हाँ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? आइड, है ना, ब्रोमाइड, क्लोराइड, है ना। अगर आईडी है तो आइडो, है ना, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, ठीक है ना। हाँ सर, न्यूट्रल अगर रहता है तो क्या करते हैं? सर न्यूट्रल में कुछ नहीं लगता है सर, ठीक है। हाँ, पानी के लिए एक्वा लिखते हैं, है ना, ठीक है, वो उसका नाम ही है, ठीक है। अरे बात समझ में, ठीक। तो भैया इतना बात क्लियर हो गया, ठीक है, हाँ, है ना। तो ये क्या बेटा, हाँ ख़त्म हो गया, ठीक। तो ये लिगेंड्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। हाँ, और पूरा क्लास लगेगा क्लासिफिकेशन पढ़ने में, मतलब उसमें खूब सारे लिगेंड्स का लिस्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बिना लिगेंड्स को समझे फिर मुश्किल है ना। चलो बाय बाय।